सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है और सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही चाइल्ड केयर लीव नियमावली में संशोधन करते हुए 2 साल की चाइल्ड लीव पर पूरा वेतन देने का फैसला किया गया है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चाइना बॉर्डर पर बसे जादुंग गांव में होम स्टे को प्रोत्साहन देगी सरकार। आबकारी पॉलिसी पर कैबिनेट में हुई चर्चा। कुछ संशोधन के साथ अगली कैबिनेट में पॉलिसी लाई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैबिनेट ने सभी को बधाई दी और प्रधानमंत्री का भी आभार जताया है। प्राइवेट लोगों के जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार जो अपनी होम स्टे की नॉर्मल स्कीम है उससे ज़्यादा पैसा जहाँ खर्चेगी और 10 साल तक वो उनको होम स्टे चलाना होगा और पूरे भवनों का निर्माण है पुनर्निर्माण वहाँ किया जाएगा। पिछले साल से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का कैबिनेट ने आज दिया। अब जो अगेती है, अगेती प्रजाति में 375 हो जाएगा और सामान्य प्रजाति में 365 हो जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला गन्ना किसानों के पक्ष में और इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए गए? देखिए, कैबिनेट ने आज करीब 24 से 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिस तरह से आपने अभी देखा कि गन्ना का जो समर्थन मूल्य था सरकार ने 20 रुपये की उसमें बढ़ोतरी की है। ये लंबे समय से किसानों की मांग थी कि गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, उसको कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा उत्तरकाशी का चाइना बॉर्डर से लगा एक गाँव है जादुंग, जिसको वाइब्रेंट विलेज भी घोषित किया गया है। ये चाइना बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और 1962 में स्थानीय लोगों ने इस गाँव को खाली कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन सरकार ने अब एक स्पेशल योजना जादुंग गांव के लिए आज कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दी है कि जादुंग गांव को एक बार फिर से आबाद किया जाएगा। यहाँ पर होम स्टे बनाए जाएंगे। सरकार की जो होम स्टे पॉलिसी है उससे आगे बढ़कर इस होम स्टे योजना को यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर लाभार्थी चाहेंगे, जिन लोगों की जादुंग में ज़मीन है वो चाहेंगे तो सरकार उनको पूरी तरह से होम स्टे बनाकर देगी, लेकिन उनको 10 साल तक ये होम स्टे चलाना होगा। इसके साथ ही सहायक अभियंताओं के लिए जो विभिन्न विभागों में जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनकी अभी तक मांग थी कि वो जब फील्ड में जाते हैं तो उनको फील्ड का जो भत्ता है, वाहन भत्ता, वो नहीं मिलता। सरकार ने आज उसको भी मंजूरी देते हुए 4000 प्रति महीने के हिसाब से उनका वाहन भत्ता भी स्वीकार कर दिया है। इसके अलावा अन्य विभागीय जो अधिकारी हैं उनका जो वाहन भत्ता था वो सालों से रेट रिवाइज नहीं हुए थे, सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं और ख़ासकर हम बात करें कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें अभी तक ये रूलिंग थी कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। इसमें एक तकनीकी दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे लोगों के जब ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसको क्या माना जाए, क्या उनको 3 बच्चे माने जाए, तो वो लोग चुनाव में प्रतिभाग करने से बाहर हो गए थे। सरकार ने आज इसको एक महत्वपूर्ण फैसले पर अपना मोहर लगाते हुए कहा कि यदि किसी का ट्विंस होता है तो ट्विंस को एक ही बच्चा माना जाएगा, यानी कि अगर जुड़वा 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं तो उनको एक ही बच्चे की श्रेणी में माना जाएगा। तो ऐसे लोग भी इस पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर सकेंगे। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी दी आपने सुनील प्रभात। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से यूसीसी को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 4थी बार बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है। तो 4थी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हिंदी में अभी ट्रांसलेट किया जा रहा है ड्राफ्ट को। और एक बड़ी खबर देहरादून से, आज सीएम पुष्कर धामी मुंबई के दौरे पर रहेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री मुंबई में कौतिक 2024 का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी कौतिक का आयोजन करते हैं और ये मेला 28 जनवरी तक चलेगा।
जोशीमठ से अगली खबर, यहां पर 1200 घरों को खाली कराकर लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। CBRI की रिपोर्ट के बाद नक्शा भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल दरार पड़ने से 1200 मकान खतरे की जद में आ गए थे। हल्द्वानी में 130 दुकानदारों और अन्य तरह की प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि प्रशासन आज अपने उस नोटिस पर सुनवाई कर रहा है जिस पर इन्हें दुकानें खाली करने का अंतिम समय दिया गया है। दुकानदार आज प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोजाना लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए प्रशासन रोड को चौड़ा कर रहा है, जिसके लिए 65 दुकानदारों को दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है। 24 तारीख डेट दी गई, कुछ लोग 25 तारीख को सभी आए हैं, उनके अभिलेख लिए जा रहे हैं, उनसे वार्ता भी की जा रही है, उनके पक्ष को पूरी तरह सुना जा रहा है। जो पुनः मौके पर नाप करने की मांग कर रहे हैं उनको पुनः मौके पर नाप भी कराया जाएगा। उनके जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, मौके की पैमाइश को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस अब तैयारियों में जुट गई है और हर थाने में बदमाशों की फाइल भी तैयार की जाने लगी है, जिससे चुनाव के दौरान ये बदमाश माहौल को खराब ना कर सके। धारा 420, 504, 506 IPC बनाम जसजीत सिंह थाना नेहरू कॉलोनी के संबंध में माननीय उत्तराखंड पुलिस अब लोकसभा से पहले बदमाशों की सूची तैयार करने में जुट गई है और इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ जिला बदर भी किया जाएगा। बता दें, पिछले साल पुलिस ने करीब 490 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है, जिनके खिलाफ अब जिला बदर की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये वो बदमाश हैं जिन पर 2 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बस जिले में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में जो इस तरह के अभ्यस्त अपराधी हैं, खासकर ऐसे गुंडा एलिमेंट जो लगातार छोटे मोटे अपराधों में, धमकाने में या चुनाव को कहीं किसी लोकल रूप से प्रभावित न करें, उसको देखते हुए उनकी सूची बनाने के लिए निर्देश कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जिसके लिए इनको जिला बदर किया जाता है। साथ ही जिस जिले में इनको भेजा जाता है वहां की पुलिस को भी इनकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि पुलिस इन बदमाशों पर नजर रख सके कि भविष्य में उनके ऊपर जो है गुंडा की कार्रवाई करके उनको जिला बदर की कार्रवाई अमल में लाई जा सके और ये चुनाव में कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और इस तरह के एलिमेंट को बाहर भेजकर उन पर अन्य जनपदों में जहां पर वो निवास करेंगे वहां की पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म करके उनकी निगरानी की जा सके। चुनाव से पहले अब बदमाशों पर कार्रवाई तेज हो गई है और अब इन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए जिला बदर की कार्रवाई शुरू होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को इसकी कवायद शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी है और मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर शराब की दुकानें भी शहर से बाहर हैं। भी शहर के अंदर जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज़ में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे देश और विदेश में एक अपनी एक अलग इमेज पहले से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बागेश्वर की। गरुड़ के पचना गांव में एक घर में आग लग गई, जिससे घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और इस दौरान एक बच्चा भी आग में झुलसकर घायल हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, नन्हे बच्चे की जान बचाई और ग्रामीणों ने आग लगने का कारण घर के अंदर रखी अंगीठी बताया है। टिहरी में बौराड़ी स्टेडियम की स्थिति अब सुधरने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों की परेशानियां भी कम होंगी। नई टिहरी जिला मुख्यालय का एकमात्र बौराड़ी स्टेडियम अब तक किसी विभाग के अधीन नहीं होने के चलते बदहाल स्थिति में था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग को दे दी गई है और विभाग द्वारा इसे संवारने की कोशिश शुरू कर दी गई है।
स्टेडियम के सबसे बड़ी ड्रेनेज की समस्या का समाधान करने के लिए भी विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही परमिशन मिलने के बाद इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हम शौचालय का भी निर्माण सोच रहे हैं, बालक बालिका का दोनों का, और साथ ही इसका ड्रेनेज सिस्टम इसका और सुचारू हो सके, क्योंकि इसमें ड्रेनेज की बड़ी दिक्कत होती है। बरसात में पानी भराव की समस्या आती है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेज रखा है। नैनीताल में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज हो गई है। 26 जनवरी के दिन को खास बनाने के लिए फ्लैट्स मैदान में रिहर्सल की गई, तो पुलिस ने परेड भी की। इसके अलावा कई झांकियों की रिहर्सल भी की गई। 26 जनवरी को ये पुलिस के जवान लोगों के सामने अपनी जांबाजी का परिचय देंगे। साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। हमारा संविधान है और जितनी उसकी खूबसूरत मूल भावना है, उसी तरह से हमारी कवायद भी चलेगी। उतनी ही डिसिप्लिन, उतनी ही उत्साह से लबरेज हमारी कवायद भी चलेगी। इसमें कुछ रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, कुछ विभागों की झांकियां रहेंगी। इसके अलावा हमारी सीपी यूनिट, फायर यूनिट और हमारी जो पुलिस की टोलियां हैं वो भी शामिल रहेंगी इसमें। बीते कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज खासा बदल गया है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर अब बेशकीमती देवदार के पेड़ों पर पड़ रहा है। हालात ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में देवदार के पेड़ों की लंबाई कई मीटर तक कम हो गई है, जो कि हैरान करता है। बीते कुछ सालों में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का पैटर्न तो बदला ही है, साथ ही बर्फबारी में कमी भी आई है। हालात तो यह है कि बर्फ से साल भर पटे रहने वाले ग्लेशियर सर्दियों में भी बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं। मौसम में इस बदलाव का देवदार के पेड़ों पर सीधा असर दिख रहा है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन इलाकों में बीते कुछ सालों में बर्फबारी कम हुई है, वहां देवदार के पेड़ों की लंबाई भी खासी कम हो गई है। 17 सैंपलिंग साइट्स पर जो है जब अध्ययन किया तो ये पाया कि जहाँ पर स्नोफॉल अधिक हो रही है या जो रीजन स्नोफॉल महसूस करते हैं, वहाँ पर देवदार की ग्रोथ में जो है वृद्धि हुई है, जबकि नीचे के इलाकों में जहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही है वहाँ पर इसकी ग्रोथ में कमी आई है। संस्थान ने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में 17 जगहों पर स्टडी की है। स्टडी रिपोर्ट बताती है कि बदले मौसम के कारण देवदार के पेड़ों की ऊंचाई में 37 से 47% तक की कमी आई है और ये कमी 2500 मीटर ऊपर पैदा होने वाले देवदार के पेड़ों पर देखी गई है। आमतौर पर देवदार के पेड़ की ऊंचाई 40 से 50 मीटर होती है, लेकिन स्टडी में पाया गया कि कम बर्फबारी वाले इलाकों में इनकी ऊंचाई 14 से 22 मीटर तक कम हो चुकी है। जहाँ पे बर्फबारी होती थी जहाँ पे देवदार होते थे, अगर वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही तो कुछ स्टडीज हैं ऐसी जो कहते हैं कि हाँ, इनमें थोड़ा सा आपके जो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है या लीफिंग है या उनका जो मोटाई है पौधे की, वो हाँ कुछ हद तक कम हो सकती है। देवदार के पेड़ कार्बन को सोखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बदले मौसम का असर इन पेड़ों पर जितनी तेजी से पड़ रहा है, उतनी ही तेजी से हिमालय रेंज में कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर ग्लेशियरों पर पड़ना तय है। जबकि देवदार का पेड़ धार्मिक महत्व के साथ ही कई तरह की दवाइयां बनाने के भी काम आता है, तो ऐसे में बदलते मौसम और बढ़ते पारे से कैसे इन बेशकीमती पेड़ों को बचाया जाए, ये चुनौती हर किसी के सामने है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।